आज क्या है बच्चों, मौसम के चक्कर में नेट थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, कोई बात नहीं। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि सेकेंड रो में, क्योंकि सेकेंड रो में 8 9 सी का कोफिशिएंट आपको 1 चाहिए ना, तो इसको तो चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो R2 प्लस 100 टाइम्स R1 प्लस 10 टाइम्स R3, ये चीज कर रहे हैं। इससे आपके पास क्या मिलेगा? फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं था, सेकेंड रो में आपने कर दिया R2 I1 प्लस के 100। हाँ, तो यहाँ बच्चों मिल जाएगा I1 × K, यहाँ मिल जाएगा आपको 2, फिर 3, यहाँ पे आपको मिलेगा I2K, B 6, I3K 2। एक कॉमन। अब इस पूरे में से हम K कॉमन ले सकते हैं, एंड यू गेट A 3 6 I1 I2 I3 2B 2। अब बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा, ये जो डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर सारी क्वांटिटीज इंटीजर्स हैं। ABC आपको इंटीजर्स दिए हुए है ना, ABC इंटीजर्स दिए, I1 I2 I3 इंटीजर्स हैं, 2 3 6 भी इंटीजर्स हैं। तो जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हो तो क्या करते हो? आप सिर्फ उन एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई तो करोगे, तो इवेंचुअली हम क्लेम कर सकते हैं कि दिस वैल्यू विल बी डेफिनेटली k इनटू सम इंटीजर। अगर आप इन सारे इंटीजर्स को जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, फाइनल क्वांटिटी पक्का एक इंटीजर ही बनेगी। एंड देयरफॉर दैट प्रूव्स दैट डेल्टा इज डिविजिबल बाय k। आप देख रहे हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले दिन से मैं हमेशा कह रहा हूं कि जेई का पेपर टफ नहीं होता, प्रॉब्लम होती है कि हमारे फंडामेंटल्स जो है मैथ्स के वो वीक होते हैं। इसलिए हमने 10 सेशंस लिए थे फंडामेंटल्स के ऊपर। और आप देखोगे अब जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, आज आपको दो जगह पे देखो, A³ + B³ + C³ - 3ABC फंडामेंटल मैथ्स में पढ़ा हुआ है। दिस दैट वाज द ओनली पार्ट जहां पे क्वेश्चन अटकता है। ये क्वेश्चन अगर कहीं अटकता है तो इस चीज पे अटकता है कि यार ये A28 3B9 6 2C का मतलब क्या हुआ। लेकिन अगर आपको बेसिस रिप्रेजेंटेशन आता है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर डेल्टा इज डिविजिबल बाय k। 11 12 का सिलेबस टफ नहीं होता, टफ होती है 9 10 की जो मैथ्स है। और इसलिए आपके जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं ना, इंटरनेशनल लेवल के या इवन प्री RMO जितने अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, ये सब मैथ्स अप टू 10th क्लास टेस्ट करते हैं। 11 12 की मैथ्स कोई नहीं पूछता आपसे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आईटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि ये शायद 96 का है, शायद यही 96 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 5 नंबर का, और आपको ऐसा प्रूव करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने देख के इसलिए छोड़ दिया कि यार ये जब भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस का यूज करेंगे तो आपको हर बार फ्रैक्शंस में डील करना है, और फ्रैक्शंस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है ना। ये फैक्ट है इसमें, मतलब जब भी अगर आप मान लीजिए C1 + C2 भी करना चाहते हैं तो आपको अच्छा खासा एलसीएम लेना पड़ेगा, कि अगर आप C1 + 2C2 + 3C3 भी करना चाहेंगे सर तो तो आपको उसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देंगे ना। हाँ, मतलब एलसीएम की दिक्कत है, तो व्हाट वी डू इज वी फर्स्ट गेट रिड ऑफ द फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस को हटाते हैं पहले, क्योंकि फ्रैक्शंस रहेंगे तो यार एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में माथा फोड़ी होगी। तो सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को हटाओ। फ्रैक्शन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहली रो को ध्यान से देखो। पहली रो में आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में A+D A+2D। तो हम क्या करेंगे, पहली रो को, फर्स्ट रो को, वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद A × A+D × A+2D। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए पहली रो को। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि कम से कम ये जो फ्रैक्शंस है ना ये खत्म होंगे। इसी तरह से वी मल्टीप्लाई द सेकेंड रो विद A+D A+2D A+3D। A+D A+2D A+3D। वी मल्टीप्लाई द थर्ड रो विद A+2D A+3D A+4D। और ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत स्पेशल टेक्निक यूज करी है, ये बहुत लॉजिकल सी अप्रोच है कि यार फ्रैक्शंस में कैसे डील करेंगे। तो जस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस फ्रैक्शंस आई एम गोइंग फॉर दिस अप्रोच। अच्छा, जैसे ही बच्चों आप ये काम करेंगे तो अब डिटर्मिनेंट की बारी डिनोमिनेटर में आती ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। है। 1/, देखो आपने A से एक बार मल्टीप्लाई कर रखा है, A+D 2 बार यूज करा है आपने मल्टीप्लीकेशन, बाहर 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा।
फिर a+2d आपने 3 बार यूज करा है, तो आपको 3 बार डिवाइड करना होगा। a+4d 2 बार यूज हुआ है, सॉरी a+3d 2 बार यूज हुआ है। और a+4d 1 बार यूज हुआ है। तो इनसे बच्चों बाहर अंदर मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड भी करना पड़ा। इनटू इनटू अब ये डिटरमिनेंट क्या बचा इसको देखते हैं। फर्स्ट कॉलम बचा आपका पहली रो का a+d a+2d। अच्छा एक काम और करूं, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना, जिससे कि डिटरमिनेंट बनाने में मुसीबत ना हो। तो चलिए अब बन गया पहली रो में पहला एलिमेंट आ गया a+d a+2d। अगला एलिमेंट आ जाएगा आपका a+2d और तीसरा एलिमेंट आ जाएगा a। नेक्स्ट रो में a+2d a+3d, फिर a+3d a+d। यहाँ तक क्लियर। अब देखो काफी मुसीबत तो सॉल्व हो ही गई भाई। ये जो डिनोमिनेटर में जिस चीज को देख के आपको डर लग रहा था वो सब तो मामला सलट चुका है, क्योंकि फ्रैक्शंस हट गए हैं। ये चीज डिनोमिनेटर वाली आपको यहाँ मिल ही चुकी है। तो अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा, फिर भी करके देखते हैं। कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो बना पाए। तो व्हाट वी कैन डू इज, जीरो बनाने से पहले कोशिश करा करो किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाए, तभी दो जीरो बनाने में सुविधा होगी। तो पहले सेम एलिमेंट्स बनाने की सोचो, सीधे ही मत सोचो कि दो जीरो बनाने, पहले सोचो सेम बनाएंगे। अच्छा अब देखो इसमें एलिमेंट सेम कैसे बना सकते हैं इसकी चिंता करते हैं थोड़ी सी। तो व्हाट वी कैन डू इज, मुझे बच्चों दिख रहा है ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से अगर सब्ट्रैक्शन करें तो 2d आ जाएगा। और 2d का मतलब है यहाँ पे 3 1 बन जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। या ऑल्टरनेटली आप चाहें तो थर्ड कॉलम में से सेकंड माइनस कर दीजिए, तो आपको -2d जैसे आपकी मर्जी हो। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, फ्रॉम द सेकंड कॉलम आई सब्ट्रैक्ट द थर्ड कॉलम। ठीक है। और या इनफैक्ट ये भी रहने दो, एक और बेहतर काम करते हैं। ये तो दिख ही रहा है, खैर इससे तो हो ही जाएगा, वो भी इशू नहीं है। कुछ और एक चीज और हम देख रहे हैं कि भाई व्हाट हैपेंस इफ आई सब्ट्रैक्ट द सेकेंड रो फ्रॉम द थर्ड रो, एंड सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये करते हैं बच्चों, इससे ज्यादा और तेज हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, थर्ड रो में से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करी, थर्ड रो में से आपने सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करी, तो यहाँ पे a+3d कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा 2d। थर्ड रो में से सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करी, d, थर्ड में से सेकेंड, फिर सेकेंड में से फर्स्ट, तो a+2d कॉमन, यहाँ पे बचा d, d, फर्स्ट रो में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी, उसको ऐसे ही छोड़ दो। ये वाला टर्म आपको बार बार लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा बोरिंग काम है लेकिन ठीक है। जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो तो इन सब चीजों में ज्यादा परेशानी नहीं होती है ना। दिक्कत तब होती है जब क्वेश्चन भी ना सॉल्व हो रहा और इतनी सारी चीजें लिखनी पड़े, तब इट इज प्रॉब्लमेटिक। तो खैर चलिए ये तो हो गया। अब बच्चों यहाँ पे दो जीरो बना सकते हो आप, यू कैन अगेन सब्ट्रैक्ट
द सेकेंड रो फ्रॉम द थर्ड रो, है ना। फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब की बार जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d कॉमन आएगा, तो यू गेट 2d स्क्वायर 0 0। यहाँ पे आएगा 2d a प्लस 3d, ऊपर a प्लस d a प्लस 2d, फिर a सर वो a प्लस 2d होगा, कहाँ पे बेटा? वो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नीचे सेकेंड नीचे। a, अच्छा a प्लस 2d, और यहाँ पे आपके पास आ गया होगा a। नाउ यू कैन टेक 2d स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो, 2d स्क्वायर कॉमन लीजिए और सेकेंड रो से भी d कॉमन ले लीजिए। तो अब आपके पास आ गया ऊपर 2d क्यूब तो कॉमन आ गया अपॉन ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज a है ना, ये वाला एक्सप्रेशन। और अब आपके पास ये डिटरमिनेंट बचा 1 0 0, 2 a प्लस 2d 1 1। बस अब एक्सपैंड करेंगे सीधे इसको, और तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इनको एलिमेंट्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं मैं। और डिटरमिनेंट में हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एंट्रीज लिखे ना तो कॉलम वाइज लिखा करो। रो वाइज लिखने में क्या होता है, ये दिक्कत होती है कि पता चला स्पेस कम पड़ गई। हमेशा एक कॉलम के नीचे कॉलम लिखोगे ना तो आगे वो डिटरमिनेंट में एलिमेंट खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो a प्लस 2d और यहाँ पे a। अब बच्चों इसको थर्ड रो से एक्सपैंड कर देते हैं। और ये बनेगा एक्सपैंड करने पे a प्लस 2d माइनस माइनस ए। a। नाउ दिस बिकम्स 4d टू द पावर 4 अपॉन a। इस क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं थी, मतलब जैसे आप कैसे भी कर सकते थे। आपको 2 0 बनाने के बहुत सारे तरीके थे इस क्वेश्चन में ना, तो मतलब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बस ये हिम्मत जो होती है ना आईटी के पेपर में क्वेश्चन शुरू करने के लिए, जो एक एटीट्यूड चाहिए होता है कि यार ये मतलब हो तो जाएगा, पूछेगा तो सिलेबस से ही बेचारा। एग्जामिनर की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो क्वेश्चन पेपर सिलेबस से बनाते हैं, और दूसरी मजबूरी ये है कि उनको ये जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कमिटी के सामने कि भाई पेपर में क्वेश्चन वॉज सॉल्वेबल इन 3 to 4 मिनट्स। वो ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी जानबूझ के आपको टफ आपके लेने के लिए पेपर बनाएंगे। वो ऐसा एटीट्यूड नहीं होता प्रोफेसर का। प्रोफेसर ये सोच के बनाता है बेचारा कि सिलेबस में भी रहना है, कंसेप्ट भी ठीक ठाक तरह से टेस्ट हो जाए, और क्वेश्चन 3 4 मिनट में सॉल्वेबल भी हो। ये कमिटी के सामने द थिंग्स आर प्रेजेंटेड आफ्टर द जेई एग्जाम। तो ये आप देखो इस क्वेश्चन में यही हमें शायद प्रूव करना था, 4d टू द पावर 4 दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। लेकिन जो मेन आइडिया था वो ये था कि किस तरह से फ्रैक्शंस को हटाने की जो सोच है वो एक थोड़ी सी और लॉजिकल चॉइस है, मतलब वो लॉजिकल अप्रोच है कि आपको फ्रैक्शंस हटाने चाहिए क्वेश्चन में, अदरवाइज द क्वेश्चन इज इजी। So that completes the proof. चलिए एक और देखते हैं। ये भी जेई का सवाल है। क्वेश्चन है कि शो दैट ए स्क्वायर इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर, फिर एस माइनस बी होल स्क्वायर बी स्क्वायर एस माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह से डिटरमिनेंट है। आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर, where ABC denote the sides of the triangle and S delta denote its semi perimeter and area respectively। तो ये बच्चों स्टैंडर्ड जो ज्योमेट्री की नोटेशंस होती हैं कि ट्राइंगल एबीसी के साइड्स एबीसी दिए हुए हैं, और एस जो है वो सेमी पेरीमीटर है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और डेल्टा जो है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो आपको प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट जो होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सारी चीजें होल स्क्वायर दिख रही हैं, तो मुझे यहाँ से किंग्स डिटरमिनेंट की याद तो आ रही है, लेकिन वो लग नहीं पाएगा। किंग्स डिटरमिनेंट थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होता है। तो एक काम करते हैं, एस माइनस ए को एक्स मान लेते हैं, एस माइनस बी को वाई मान लेते हैं,
एस माइनस सी को जेड मान लेते थोड़ी देर के लिए, वी अज्यूम दिस। इससे फायदा क्या होगा, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 2s, सेमी पेरीमीटर, सेमी s मतलब सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 3s माइनस 2s इज इक्वल टू x plus y plus z. So therefore, s is equal to x plus y plus z. And therefore, अब बच्चों देखो a की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ a विल बी s माइनस एक्स। इस इक्वेशन से a की वैल्यू s माइनस एक्स, और s की वैल्यू कितनी है x प्लस वाई प्लस z। ये बन जाता है y प्लस z। तो a की वैल्यू आ गई y प्लस z के बराबर। इसी तरह से इस इक्वेशन से s माइनस बी इक्वल टू वाई, यहां से b की वैल्यू आती है s माइनस वाई, s की वैल्यू x प्लस वाई प्लस z, तो ये वैल्यू आ गई x प्लस z के बराबर। एंड इन द सेम वे यू कैन find the value of c, which is s minus z, which is x plus y plus z minus z, which is x plus y। अच्छा, आप ये जरूर सोचेंगे कि यार ये सर s माइनस ए को x, s माइनस बी को y और s माइनस सी को z रखने का सपना कैसे आएगा। तो ये मतलब कोई ऐसा बहुत यूनिक चीज नहीं है। दिस इज समथिंग कॉल्ड रवीज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, मतलब कॉमन नाम है। रवीज ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि there was a question in international maths olympiad and there was an Indian team member Ravi। तो उसने क्या करा था कि एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था जो अच्छा खासा क्वेश्चन था, उसको बहुत लोग नहीं कर पाए थे इंटरनेशनल लेवल पे। तो व्हाट ही डिड वाज ही सॉल्व दिस दैट पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बाय इन अ वेरी सिंपल वे using this substitution x s minus a equal to s x s minus b equal to y s minus c equal to z। और उसके बाद से हम लोग ज्योमेट्री में भी और अलजेब्रा में कई बार हम ये अप्रोच यूज करते हैं कि s माइनस ए को x मान लीजिए, s माइनस बी को y मान लीजिए और s माइनस सी को z मान लीजिए। उससे फायदा ये होता है कि एक्सप्रेशन काफी हद तक सिमेट्रिक फॉर्म में आ जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शंस एंड ऑल आपको एडिशन के टर्म्स में चीजें मिल जाती हैं। एडिशन से फायदा क्या होता है कि जैसे अब आप देखो y प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई पे आप एम जी एम लगा सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स पे एएमजीएम इनइक्वालिटी यूज हो जाती है, कॉशी शॉर्ट्स इनइक्वालिटी यूज हो जाती है। तो ओलंपियाड लेवल पे जो क्वेश्चन सॉल्विंग होती है मल्टीपल कंसेप्ट्स की होती है, उसमें ये रवि की वजह से उसी उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया रवि ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड अप्रोच है, आगे भी कई बार हम इस्तेमाल करेंगे, खासतौर से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में। अभी पहली बार है तो अजीब सा दिखेगा आपको, बट इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच। तो खैर ये बच्चों हमारे पास चीजें आ गई। इसकी वजह से जो आपका डिटर्मिनेंट है डी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डी बिकम्स, अब देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई y प्लस जेड, s माइनस ए कितना था x। अच्छा, मैंने आपको बता रहा कॉलम वाइज लिखो। फिर s माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई y, s माइनस सी z, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फिर से z स्क्वायर, ठीक। ये बच्चों आपका डिटर्मिनेंट जो है दिस सिंप्लीफाइज टू दिस वैल्यू, और दिस इज अ स्टैंडर्ड किंग्स डिटर्मिनेंट। ये आपका किंग्स डिटर्मिनेंट आ गया। और किंग्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको याद होती है, जो हमने आखिरी वाला एग्जांपल किया था ना, वही दैट वाज 2xyz into x plus y plus z का होल क्यूब 2 times. Now xyz is s minus a, s minus b, s minus c, x plus y plus z whole cube is s cube। इसमें से आप एक काम करिए, 2 को अलग कर दीजिए, s स्क्वायर को अलग कर दीजिए और इसको एक साथ छोड़ दीजिए।
और अगर आपको ध्यान हो तो हीरोन्स फॉर्मूला से 2a² ये जो क्वांटिटी है ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल के स्क्वायर के बराबर ही होती है ना, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं वही वाला फॉर्मूला है ये। तो दैट अगेन दैट completes the proof. This is what you were supposed to prove in the question. क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, दो कारणों से टिपिकल है कि एक तो ये सब्स्टिट्यूशन जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने कराई उतना उतना ऑब्वियस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दूसरा ज्योमेट्री अभी आपकी पढ़ी हुई नहीं है। आईटी के एग्जाम तक तो ज्योमेट्री पढ़ी हुई होगी तो ये चीजें क्लिक करना ज्यादा आसान होता है, प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि आपको ये चीज क्लिक कर जाएगी क्योंकि आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ के जाएंगे पेपर में, तो चीज क्लिक करना मुश्किल नहीं है। हाँ, डिटर्मिनेंट्स अगर आपको याद है, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी होगी तो आपको याद होगा कि ये डिटर्मिनेंट जो होता है किंग्स डिटर्मिनेंट होता है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद होता है हमको। अदरवाइज कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन छोटा सा ही है, तो इट्स नॉट टफ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो है दिस इज अगेन जेई प्रॉब्लम, और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर जो टर्म्स लिखे हुए जो एलिमेंट्स है डिटर्मिनेंट के, दे आर लीनियर इन एबीसी, लीनियर इन एबीसी, एबीसी में लीनियर है वो, जो डिटर्मिनेंट के अंदर टर्म्स लिखे दे आर लीनियर इन एबीसी। और आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो चाहिए a²b² c² वाला। ये सिचुएशन पहले भी एक बार मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, लेकिन डिटेल में नहीं आई थी। अब ये पूरा डिटेल में जब भी ये अप्रोच हो, है ना, वेन एवर यू हैव दिस सिचुएशन, जब भी ये अप्रोच सर आप। आपकी वो हाँ बोलो। वॉल्यूम लैग कर गई थी, पर वापस बोलोगे? नहीं मैं चुप हो गया था इसीलिए उस समय। मैं ये कह रहा था कि ये जो लीनियर इन एबीसी मिलता है जब भी आपको, और आपको a²b²c² में एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना, जैसे राइट साइड में आप देखते हो ना a² + b² + c² चाहिए, जबकि डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो लीनियर है एबीसी में। तो वहां पे हमको क्या अप्रोच लेनी चाहिए, तो एक फिक्स्ड अप्रोच होती है, एंड दी अप्रोच इज, आप देखो डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम में आपको ए सब जगह दिख रहा है ना, तीनों जगह पे ए दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, तीनों जगह पर ए। सेकेंड कॉलम में तीनों जगह पे बी दिख रहा है, थर्ड कॉलम में तीनों जगह पे सी दिख रहा है। सो व्हाट आई डू इज, और मुझे लीनियर से a²b²c² में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी डू इज आई मल्टीप्लाई द फर्स्ट कॉलम विद ए। क्यों? क्योंकि मुझे तीनों जगह ए दिखा तो मैंने फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करा। आई मल्टीप्लाई द सेकेंड कॉलम विद बी, आई मल्टीप्लाई द थर्ड कॉलम विद सी। मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/abc। हमने सो करा a² प्लस a² माइनस ab। फिर सेकेंड कॉलम को हमने बी से करा, क्यों करा? क्योंकि तीनों जगह बी दिख रहा था मुझे सेकेंड कॉलम में, b² माइनस bc, b² ab+b²। तीसरे कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करा सी से, c² प्लस bc, c² माइनस ac, c²। नाउ यू कैन प्रोबेबली ऑब्जर्व योरसेल्फ कि अब हम फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स ऐड कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम में तीनों ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c²। c²। फिर यहाँ पे a² प्लस b² प्लस c², यहाँ भी a² प्लस b² प्लस c²। नाउ वी कैन टेक, अब हम कुछ चीजें कॉमन ले रहे हैं। हम पहली कॉलम से a² प्लस b² प्लस c² ऑब्वियसली कॉमन लेंगे, हम सेकेंड कॉलम से b कॉमन लेंगे और थर्ड कॉलम से c भी कॉमन लेंगे। तो बचा 1 1 1। हमने b कॉमन ले लिया था तो b माइनस सी, b a प्लस बी। हमने c कॉमन ले लिया था,
सी प्लस बी, सी माइनस ए, सी। बीसी से बीसी कैंसिल, आपके पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तो स्क्वायर वो सी अपॉन, पे स्क्वायर ने लगाया, हाँ नहीं सी कॉमन ले लिया ना बेटा हमने तो इसमें से, ऊपर सी स्क्वायर। अच्छा इधर, ठीक है, अपॉन ए, ये तो बचा बच्चों आपका बाहर। अच्छा अब देखो अंदर हमको एक कॉलम में सारे एलिमेंट सेम मिल गए ना, तो यहाँ पे 2 जीरो बनाए जा सकते हैं। वी गो फॉर R2 को, R3 को लिखेंगे R3 माइनस R2, और R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, 0 ए, मतलब सॉरी कॉलम वाइज लिखना चाहिए ना, या चलो लिख दो 0, फिर यहाँ पे ए, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए। फिर 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा आपने सी, इसमें से इसको करा तो माइनस ए माइनस बी, 1 बी माइनस सी, सी प्लस बी। अब आप चाहें तो इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर लीजिए, चाहें तो पहले ए कॉमन निकाल के फिर कर लीजिए, एक ही बात है। तो हम तो सीधे एक्सपैंड कर देते हैं इसको, ए इंटू, अब बच्चों जब एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा देखो, ए सी माइनस ए इंटू, ये प्लस हो जाएगा ए प्लस बी, अपॉन ए। अब इस पूरे में से आप ए कॉमन ले लीजिए पहले, और फिर ए प्लस सी बच जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल, वी गेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। यही हमें चाहिए था। मेन चीज जो क्वेश्चन में जो इलस्ट्रेशन के लिए ली गई थी वो ये थी कि यदि आपके पास लीनियर टर्म्स हो और आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बनाना हो, तो ध्यान से देखिए यदि किसी कॉलम में सब जगह ए दिख रहा है या किसी रो में सब जगह ए दिख रहा है, तो आप उस रो या कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, सब जगह ये लीनियर टर्म जो है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद फिर अप्रोच वापस से कन्वेंशनल हो जाती है। एक और बच्चों लास्ट एग्जाम्पल, एक और इसी प्रॉपर्टी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वाइंड अप कर देंगे। चलो, तो we'll just take the last question for today, कि if ABC are real numbers such that a square plus b square plus c square is equal to 1, then show that, आपको ये डिटरमिनेंट दिया है ना, ax minus by minus c bx plus ay cx plus a bx plus ay minus ax plus by minus c cy plus b cx plus a cy plus b minus ax minus by plus c equal to 0 represents the equation of a straight line. This is again a IIT-JEE problem. ये जो क्वेश्चन है ये भी पुराना आईआईटी का ही क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब देखो फिर से मुझे दिख रहा है यहाँ पे एबीसी में लीनियर है, और कंडीशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए। डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स है दे आर लीनियर इन एबीसी, एंड यू रिक्वायर द कंडीशन इन्वॉल्विंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के लिए मुझे एबीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन किसको किससे करेंगे वो देखिए। अगेन आई कैन लुक एट ए इन द फर्स्ट कॉलम, I can look for B in the second column. I can look for C in the third column. रो में भी है, मतलब आप रो वाइज भी कर सकते हो। आई लीव दैट फॉर द होमवर्क, घर पे करके देखिएगा, एक्सप्लोर करके इसको। आपको रो में भी तीनों जगह ए दिख रहा है तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, वी राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एज 1 अपॉन ए बी सी टाइम्स, हमने फर्स्ट कॉलम को ए से मल्टीप्लाई करा, मेरी एक्चुअली क्या है हैबिट होती है जनरली कॉलम्स को कॉलम वाइज लिखने की डिटर्मिनेंट ना, तो इसलिए मैं ज्यादातर प्रॉपर्टीज कॉलम्स पे लगाता हूँ। हालांकि मतलब वो एक सिर्फ वहम है मेरा, ऐसा कोई मैथमेटिकल रूल नहीं होता कि आप पहले कॉलम्स पे ही लगाइए हमेशा। तो मेरा तरीका है, मतलब क्योंकि सबकी एक हैबिट बन जाती है बचपन से, तो मेरी भी वही हैबिट बनी हुई है। अच्छा इसको भी हमने ए से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर।
थर्ड कॉलम को सी से। और अब आप देख सकते, दिस इज गिवन टू यू एज 0 है ना, ये 0 के बराबर दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यदि हम फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड कर दें, फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इंटू ऐसे, सेकंड कॉलम में y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और थर्ड में आपके पास सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन में हमको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो वो वैल्यू 1 डाल देते हैं। इसके अलावा एक काम और करते हैं, सेकंड कॉलम से बी वापस बाहर निकाल देते हैं, थर्ड कॉलम से सी भी बाहर निकाल देते हैं, तो ये बी सी अपॉन ए बी सी एक्स वाई 1 बी एक्स प्लस ए वाई, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, बी कॉमन लिया ना हमने, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी, और यहाँ पे आपका सी वाई प्लस बी। ऐसे यहाँ से सी वापस निकाल दिया था, तो ये बन जाएगा सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, दिस इज 0। बी सी और बी सी कैंसिल हो गए, 1 अपॉन ए इंटू डिटर्मिनेंट। अब बच्चों एक काम और करते हैं कि सर एक्स भी कॉमन, अच्छा नहीं सॉरी, एक्स कॉमन नहीं आएगा, आप एक काम ये करके देखो कि हम थर्ड रो में x टाइम्स फर्स्ट रो प्लस y टाइम्स सेकेंड रो ऐड कर देते हैं। थर्ड रो में x टाइम्स फर्स्ट रो y टाइम्स सेकेंड रो है ना, देखो क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। अब देखना, सी वाई प्लस बी माइनस एक्स टाइम्स फर्स्ट रो, अच्छा ऐड कर रहे हैं हम तो, प्लस y टाइम्स सेकेंड रो। तो बच्चों इसको यदि सिंप्लीफाई करके देखोगे तो क्या आता है आपके पास, देखो ये सी वाई वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विद बी, बी एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन इससे बैठेगा नहीं, रहने दो इसको, लेट्स नॉट गो फॉर दिस, कुछ और करके देखते हैं। ये एक काम करूं, मैं घर के लिए छोड़ूं, एक बार आप एक्सप्लोर करके देखो यार इस क्वेश्चन को, एक ही तो क्वेश्चन और कोई होमवर्क तो है नहीं, जस्ट एक्सप्लोर दिस एट होम, घर पे आगे जाके सोचो इसको कैसे करेंगे, है ना। मेन काम तो हो गया, मतलब मुझे ये जो प्रॉपर्टी बतानी थी वो का पार्ट तो हो गया, बाकी तो कोई पुरानी प्रॉपर्टीज ही यूज होनी है, तो आई लीव दैट फॉर द होमवर्क, एक बार घर पे ट्राई करके देखना, नहीं होता तो फिर मैं पूरा कर दूंगा अगली बार, है ना। दिस इज द ओनली क्वेश्चन एज अ होमवर्क, तो ट्राई दिस एट होम, इसको घर पे कंप्लीट करके भी देख लो।
डू इट योरसेल्फ। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, है ना, पूछ लेना मुझसे, अगर नहीं हो अगली बार तो क्लास में ही बता देंगे। तो अब बच्चों यहाँ तक तो ये पार्ट तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वाला काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगली क्लास में अगर आपका इसमें डाउट रहा तो ये डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे वार्म अप के लिए जिससे प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएं, एंड देन विल लुक एट समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट की सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, जैकोबीज थ्योरम क्या होती है, हमने काफी नाम सुन लिया इसका, ये थ्योरम क्या होती है, और डिटरमिनेंट्स को उल्टा स्प्लिट कैसे करते हैं, मतलब कोई डिटरमिनेंट दिया हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन, दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करना, उल्टा स्प्लिट करना, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना सब जानते हैं, डिटरमिनेंट को एक्स इंटू वाई फॉर्म में लिखना वो थोड़ी सी कलाकारी है, और अगर टाइम बचा तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये पार्ट हम नेक्स्ट टाइम पे टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, एक ये क्वेश्चन है घर पे, इसको ट्राई कर लेना, कोशिश करना क्वेश्चंस खुद से करो। अगर आपको लगता है कि सर ने इस ऑर्डर में सॉल्व करी, मैंने इस तरह से सॉल्व करा, तो आप तरीका चेंज करके देखिए कि चलो हम कुछ और करके देखते हैं। जितना एक्सप्लोर करोगे क्वेश्चंस को उतना एक्सपीरियंस होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और वो जो एक्सपीरियंस अगर वो आपको एग्जाम तक याद रह गया तो जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आराम से हैंडल कर लोगे। तो ठीक है गाइस, तो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम योरसेल्फ एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इस क्वेश्चन को अगर डाउट होगा तो देख लेंगे, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टेक केयर और मेहनत करते रहो घर पे, फंडामेंटल्स में स्ट्रांग रहो, है ना, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज वो रटते रहो बार बार अगर नहीं याद है तो।